प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, नमस्कार। मोहन हिंदी वाटिका में आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष व्यंजनों का अध्ययन करेंगे। इसके पिछली क्लासेस में मैंने देखा स्वर और स्वर से संबंधित कुछ प्रश्न। तो आज हम अध्ययन करेंगे व्यंजन। व्यंजन क्या हैं, हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है और हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, और व्यंजनों का वर्गीकरण। एक मैं डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम के अनुसार फिर मैं अगली क्लासों में उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आइए हम अध्ययन करते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु मुखांग में कहीं न कहीं क्या करती है, स्पर्श करती है, उन्हें हम क्या करते हैं, व्यंजन कहते हैं। यानी व्यंजन वे होते हैं जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। यानी हम व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वरों के नहीं कर सकते। तो हिंदी में कुल व्यंजन कितने हैं, इसका अध्ययन हम करेंगे। हिंदी में जो व्यंजन हैं वो का वर्ग में जो कंठ से उच्चारित होते हैं, का, खा, गा, घा, इंग्या, ये क्या कहलाते हैं, कंठ। इनका उच्चारण कंठ से होता है। चा वर्ग में आते हैं चा, छा, जा, झा, या, ये किससे उच्चारित होते हैं, आपके तालु से। और टा वर्ग के अंतर्गत आते हैं टा, ठा, डा, ढा, अणा, ये इसको कहते हैं मूर्धा। ये दांत के जो निचले मसूड़ा होता है उससे उच्चारित होते हैं, उसको कहते हैं मूर्धा। और ता वर्ग के अंतर आते हैं ता, था, दा, धा, ना, ये आपके दंत से उच्चारित होते हैं। और पा वर्ग में आते हैं जो ओठ से उच्चारित होते हैं, पा, फा, बा, भा, मा। तो इस तरह से हम देखते हैं ये जो है 5 वर्गों में विभक्त हैं। इसको स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में कितने हैं, 25। जैसे 5 इसमें 5 इसमें, तो सब मिला के कितने हो गए, 1 2 3 4 5, पचम 25। यानी स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कितने हो गए, 25। अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं इसमें, या, रा, ला, वा, ये कितने हैं, 4। आपके उष्म व्यंजन कितने हैं, तालव्य सा, मूर्धा सा, दंती सा और हा, ये कितने हैं, 4। यदि हम टोटल संख्या को गिनूं, पूरी काउंट करूं इसकी पूरी संख्याओं को, तो स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, उष्म व्यंजन 4, इन सबका योग कितना होगा, 4 4 8 5 13 2 1 3, यानी 33। यदि आपसे पूछे हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या, तो आप 33 बताएंगे। और अब पूछे आपसे कि हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या तो कितनी होती है, 41। तो इसको हम अगले पेज में देखते हैं। तो आपका स्पर्शी व्यंजन कुल कितने हैं, 25। आपके अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, 4, और उष्म व्यंजन कितने हैं, 4। सब मिलाकर के जो हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या है वो 33 हो गई। अगर आपसे पूछता है हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या, हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या, हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या, कुल व्यंजनों की संख्या, तो आप क्या बताएंगे, 41। अब 41 कैसे हुआ, 41 हैं। तो इसमें क्या हुआ, आपके जो मूल व्यंजन थे वो कितने थे, 33। जो मूल व्यंजन हैं वो कितने हैं, आपके 33। इसमें संयुक्त व्यंजन जुड़ जाएगा, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितने आते हैं, छत, त्रिंग, ज्ञा और स्रा, ये कितने हैं संख्या में, 4। आपके आगत व्यंजन भी इसमें आ जाएंगे। कौन से व्यंजन आ जाएंगे, आगत व्यंजन। कुल व्यंजनों में अगर हम बात करें तो आगत व्यंजन भी आपके आ जाते हैं। जैसे आपका जा यहाँ पे नुक्ता रहेगा और फा यहाँ पे नुक्ता रहेगा, ये कितने हो गए, +2। आपका 2 आ जाते उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, इसी को आप कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन में, जैसे डा और ढा, ये क्या कहलाते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। अब इनको मैं टोटल संख्या जोड़ूं तो 2 2 4 4 8 3 11, 1 हासिल 1 3 1 4। अगर आपसे हिंदी में कुल व्यंजनों की संख्या पूछे तो आप कितना बताएंगे, 41 बताएंगे। अब इस प्रकार से यदि हम देखें हिंदी में कुल वर्णों की संख्या, अगला इस टॉपिक में अगर अगली लाइन में मैं देखूं, अगर हिंदी में कुल वर्णों की संख्या आपसे पूछे, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या क्या हो जाएगी, वर्णों की संख्या, तो आप बताएंगे कितना,
52। ये 52 कैसे आया? तो आपके पास कितने हैं? कुल व्यंजन कितने हो गए? कुल व्यंजन आपके 41, और इसमें आप स्वर जोड़ दीजिए 11। स्वरों की संख्या कितनी है? प्लस 11। तो इस प्रकार से 1 1 2 4 1 5, इस तरह से जो 52 ये वर्ण है आपके हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 52। इस प्रकार से आपने देखा कि हिंदी में जो मूल व्यंजनों की संख्या पूछा जाएगा तो आप 33 बताएंगे, और कुल व्यंजनों की संख्या पूछा जाएगा तो आप 41 बताएंगे। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या पूछा जाएगा तो आप 52 बताएंगे। अब हम देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। मैं व्यंजनों का वर्गीकरण का एक डायग्राम बनाऊंगा। उच्चारण स्थान के आधार पर, प्राण तत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। तो आइए हम देखते हैं व्यंजन का वर्गीकरण। तो व्यंजनों का वर्गीकरण में जो है हम देखते हैं कि व्यंजन का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। तो व्यंजनों का वर्गीकरण, यहाँ पे हेडिंग डालिएगा, व्यंजनों का वर्गीकरण। अब इसमें व्यंजनों का वर्गीकरण हम देखते हैं, पहले देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। नंबर 1 देखते हैं इसमें। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका जो वर्गीकरण होगा, मैं अगर इसका पहला देखूं तो उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर मैं यदि इसका वर्गीकरण करूं तो इसमें क्या हो जाते हैं? कई हो जाते हैं। नंबर 1 जैसे आपके कंठ व्यंजन। दूसरा हम कह सकते हैं तालु से उच्चारित होने वाले यानी तालव्य व्यंजन। और नंबर 3 कंठ तालव्य फिर मूर्धा व्यंजन। और चौथा कंठ तालव्य मूर्धा फिर दंत व्यंजन। फिर उसके स्थान पे 5वां होगा आपका ओष्ठ व्यंजन। क्या होगा? ओष्ठ व्यंजन। और छठा होगा आपका जो नासिक व्यंजन। इसका हम अलग अलग अध्ययन बाद में करेंगे, नासिक व्यंजन। और अगला है दंतोष्ठ व्यंजन। 7वां है आपका दंतोष्ठ व्यंजन। ये आपका ये डायग्राम हो गया किसके स्थान पे? उच्चारण स्थान के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण है वो कंठ व्यंजन में क्या क्या आते हैं? जैसे काखा गाघा इंग्या और हा आता है, इसका हम बाद में देखेंगे। तालव्य व्यंजन, मूर्धा व्यंजन, दंत व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन, नासिक व्यंजन और दंतोष्ठ व्यंजन। और नंबर 2 हम देखते हैं किसके आधार पे? प्राणत्व के आधार पर। जो दूसरा है प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर जो स्वरों का व्यंजनों का वर्गीकरण किया गया है वो 2 भागों में है। कौन कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण। इसमें 2 भाग हो जाते हैं। पहला हो जाता है अल्प प्राण और आपका दूसरा हो जाता है आपका महाप्राण। अब इसका अध्ययन हम बाद में करेंगे, केवल आज हम वर्गीकरण इसका देखेंगे, महाप्राण। अब तीसरा देखते हैं घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर आपका क्या होता है? घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। इसमें क्या हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं। आपका एक हो जाता है घोष या सघोष। घोष को ही सघोष कहते हैं, घोष / सघोष। और दूसरा हो जाता है आपका आघोष।
इसका अध्ययन हम बाद में करेंगे कि घोष के अंतर्गत क्या आते हैं, अघोष के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। और चौथा जो वर्गीकरण करते हैं हम, ये होता है आपका प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर इसके कई भाग हो जाते हैं। जैसे स्पर्श व्यंजन, इसके अंतर्गत कई आ जाते हैं। जैसे आपका स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी हो जाते हैं। और तीसरा होता है इसमें अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन हो जाता है। और चौथा हो जाता है इसमें अर्धस्वर, अर्धस्वर। पांचवा हो जाता है आपका लुंठित या प्राकंपित, लुंठित या प्राकंपित। लुंठित को ही बोलते हैं क्या, प्राकंपित, प्राकंपित। और आपका हो जाता है छठा हो जाता है पार्श्विक। क्या हो जाता है, पार्श्विक व्यंजन। इसके अंतर्गत क्या हो जाता है, पार्श्विक। और आपका सातवां हो जाता है, सातवां क्या हो जाता है, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। और इसके अंतर्गत जो आठवां होता है वो उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन भी इसी को कहते हैं, द्विगुण व्यंजन। इस तरह से हमने व्यंजनों का वर्गीकरण देखा। उच्चारण स्थान के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण, घोषत्व के आधार पर घोष, सघोष और अघोष 2 हो गए। और प्रयत्न के आधार पर मैंने देखा स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अर्धस्वर, लुंठित या प्रकल्पित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। तो आज हम बस इस डायग्राम को इतना ध्यान में रखेंगे और अगली क्लास में जो लेके आऊँगा मैं बताऊँगा उच्चारण स्थान के स्थान पर कंठ तालव्य के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।